Good morning students, welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 11 financial matters. So in this chapter we are going to read about some financial terms जो बैंक और मनी से related है. So no need to understand too much of it. Just आपको ये question ही learn करने हैं, हम ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे. So the first one is important abbreviation. What is the full form? तो कुछ ऐसे एब्रीवेशंस है, कुछ शॉर्ट फॉर्म हैं जो बैंक और मनी मार्केट में यूज़ होती हैं, तो हम उन्हें रीड करेंगे. फर्स्ट वन इज़ पीएफ. व्हाट इज़ पीएफ? अ फोर्स सेविंग एवरी मंथ एवरी with amount contributed by employer and the employee. This is given to the employee on retirement. पीएफ क्या होता है कि हर आपकी सैलरी में से हमेशा कुछ ना कुछ पैसे कटते रहते हैं जो आपको एंड में जब आप रिटायर होते हैं तब वो उन्हें आपको एक साथ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीएफ. एंड द फुल फॉर्म ऑफ पीएफ इज इट स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड. इन द फिलअप यू हैव टू राइट प्रोविडेंट. स्पेलिंग इज PROVIDENT, प्रोविडेंट फंड. Second one is FDI. When foreign companies are allowed to make investment in India and own or partially own companies that do business in India. तो FDI क्या होता है? जब कोई फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, मतलब वो इंडिया की किसी कंपनी को ख़रीद सकती है या उसमें पार्टनरशिप ले लेती है पैसे देके, तो उसे हम FDI करती हैं. द फुल फॉर्म ऑफ FDI इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि मतलब वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं. थर्ड वन, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इशू सिटीजन्स अ पैन कार्ड. इट स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. जो इनकम टैक्स होता है उन्होंने एक पैन कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड होता है पैन कार्ड, वो इशू किया होता है हर पर्सन के लिए और उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर. नाउ द फोर्थ वन, द RBI इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. इट कंट्रोल द मनी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन रुपी. जो RBI है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो सबसे बड़ा बैंक मान सकते हैं हम, लाइक फादर ऑफ ऑल बैंक. वो बाकी सभी बैंक को कंट्रोल करता है. और इंडिया में जो रुपीज़ होते हैं वो कितने नोट निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, ये सारे कंट्रोल करता है. सो द फर्स्ट RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Now the last one is to safeguard bank from fraud, the RBI has made it compulsory. Mandatory मतलब क्या होता है? Compulsory for an individual or organization to fill in a detailed form and provide information and proof of several things. This is the part of KYC process. किसी फ्रॉड को रोकने के लिए जो RBI है उन्होंने एक कंपल्सरी रूल बना दिया है कि आपको एक इंफॉर्मेशन ये सारी फिल करके रखनी है और हम उसे कहते हैं KYC प्रोसेस. जैसे हम पेटीएम यूज़ करते हैं उसमें भी KYC प्रोसेस होता है. सो द KYC स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर. आई मीन राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ KYC, नो योर कस्टमर. K स्टैंड्स फॉर नो, KNOW. Now let's read about taxes. The dash need to collect tax from its dash. मतलब आपको फिल करना है साथ साथ. The government needs to collect taxes from its citizen to build and maintain infrastructure, pay salary of government employee and fund its projects. जो गवर्नमेंट है, फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उन्हें टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है किससे? सिटीज़न से, मतलब आम जनता से, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो उनके जो खर्चे हैं, लाइक उनको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको जो सैलरी देनी है और जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ब्रिज बनाना है, सड़क बनानी है, या ऐसे भी कोई भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर सके.
Second one, goods and services tax is a uniform tax levied on all goods and services produced in India and on all goods and services imported from abroad. सो हर ब्लैंक में गुड्स एंड सर्विसेज आएगा. गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स मतलब वो चीज़ें जो बन के आती है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है. फाइनल प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, बिस्किट से लेके कार तक. एंड सर्विसेज क्या होता है? जो हम उसके लिए सर्विस देते हैं. लाइक जैसे सर्विस, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो वो एक सर्विस है. अगर आप कार को साफ़ करवाते हैं तो वो एक तरीके से सर्विस है. इन चीज़ों में हम कोई चीज़ ख़रीदते नहीं हैं, बट ये एक तरीके की सर्विस होती है. लाइक आप बाल कटाने गए तो वो कोई गुड्स ख़रीदना नहीं हुआ, मतलब वो आप कोई चीज़ थोड़ी ना खरीदते हो, आप क्या कर रहे हो? सर्विस करवा रहे हो, आप उनकी मेहनत करवा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सर्विसेज. सो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है. जब भी आप ऐसे कुछ जाते हो किसी शॉप पे तो हमेशा आपको टैक्स लगता है. अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है. अगर आप कुछ करवाते हो, लाइक इलाज कराते हो, तो उसमें भी टैक्स लगता है. इज़ ए यूनिफॉर्म टैक्स लिवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स और सर्विस टैक्स होता है वो सभी गुड्स और सर्विस पे लगता है, या जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है और जो बाहर से भी आई है. नाउ द थर्ड वन, a direct tax is paid directly by a taxpayer to the government, like income tax or property tax. तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है? जब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स. मतलब आपकी जो इनकम पे टैक्स लगता है, आपके जब पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे देते हो, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है? जैसे कि आप कुछ होटल में खाना खाने जा रहे हो तो होटल के खाने के अलावा उसमें एक्स्ट्रा आपने देखा होगा कि टैक्स लगता है, नीचे ऐड कर देते हो, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स. वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? शॉपकीपर को दे रहे हो, और शॉपकीपर उसे आगे देगा. नाउ द फोर्थ वन, indirect. An indirect tax is paid by buyer to a seller who collect it on behalf of government, like GST. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो आप किसी सेलर को, किसी शॉपकीपर को देते हो और वो क्या करता है? आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देता है. राइट. इन द फोर्थ वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ द लास्ट वन इज व्हेन ए कंपनी इज paying its employee or a service provider, it's expected to deduct TDS on behalf of government. TDS stands for tax deducted at source. Tax, T stands for tax or D means deducted. Write down the spelling of deducted. DEDUCTED. Tax deducted. जो कंपनी होती है जहाँ आप वर्क कर रहे होते हैं वो भी जो अपने एम्प्लॉय है उनके टैक्सेस काटती है और गवर्नमेंट को देती है, उसे हम क्या कहते हैं? TDS. नाउ द सी पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इनमें से हर आंसर के आगे दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है. फर्स्ट वन इज if a bank allow a customer to withdraw more money than there is in the customer account, it is providing an what is overdraft. Write down overdraft facility. अगर कोई बैंक है वो कस्टमर को अलाउ करता है कि वो उतना पैसा निकाले जितना उसके अकाउंट में भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. उसे हम क्या कहेंगे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. Second one, if your money in bank is put into FD में फिक्स डिपॉजिट में आपने मनी डाल दिया, it means you are willing to keep it in the bank for specific period of time. FD stands for fixed deposit. FD क्या होता है? जब आपके पैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसे जमा कर देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? FD.
Third one, when a person or organization is not in a financial position to repay debitor, he she it said to be bankrupt. मतलब जब राइट डाउन bankrupt इन दिस, मतलब जब आप किसी बैंक से पैसे लेते हो तो और आप उसे वापस लौटा नहीं पाते हो तो उसे आप क्या कहोगे, bankrupt, कि इसके पास पैसे नहीं है. So I hope you have understand this. Go through it again so you can understand it well. Quite important chapter is it. So we will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.